जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कीन्स ये आय निर्धारण मॉडल पर। तो आइए समझते हैं क्या होता है कीन्स का आय निर्धारण मॉडल, उसकी आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ में ही बीए फर्स्ट ईयर जो भी कर रहे हैं वहाँ पर भी ये टॉपिक अच्छी तरीके से विस्तृत रूप में दिया गया है। तो बीए वालों के लिए भी ये क्लास खास है, तो अंत तक बने रहिए और पूरा देखिए, क्योंकि देखिए जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो बेसिक से शुरू करते हैं। यदि उसका बेसिक हमें ठीक से याद है, ठीक से हमें क्लियर है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम ठीक तरीके से समझ सकते हैं। आइए चर्चा करें। तो कीन्स कौन है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है। कीन्स एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये मॉडल दिया है, और ये जो आय निर्धारण का मॉडल है ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल है। अब दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है इसको भी हम विस्तृत रूप से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आय का निर्धारण भी समझ चुके हैं क्या क्या होती है। यहाँ पर दो क्षेत्र होते हैं, सिर्फ एक परिवार दूसरा फर्म है, ठीक है। और पूरी अर्थव्यवस्था में इन्हीं दो क्षेत्रों को मान्यता दी जाती है, सरकार भी शामिल नहीं की जाती, शेष विश्व भी शामिल नहीं किया जाता है। बाकी जो पिछली क्लास हमने ली है उसमें हमने 3 क्षेत्र 4 क्षेत्र इन सभी में आय का निर्धारण मॉडल समझ लिया है, तो किस प्रकार से होता है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमें समझना है कीन्स का आय निर्धारण मॉडल। अब कीन्स क्या कहते हैं कि आय का निर्धारण कहां पर होगा, कौन सी आय का, राष्ट्रीय आय का निर्धारण कहां पर होगा। यह समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक है, तो कॉन्सेप्ट हमेशा आपको यही रखना है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या करते हैं, हम जब भी कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो समग्र रूप से पढ़ते हैं। समग्र रूप से मतलब कि योग करके पढ़ते हैं। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट क्या है, हम व्यक्तिक इकाइयों का, किसी एक फर्म का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक वस्तु की कीमत का आदि का अध्ययन करते हैं, और उससे संबंधित जो नियम होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आ जाता है, एक विस्तृत अध्ययन आ जाता है, और एक प्रकार से योगात्मक अध्ययन आ जाता है। योगात्मक मतलब कि समस्त, जैसे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम समग्र मांग पढ़ चुके हैं, समग्र पूर्ति पढ़ चुके हैं। अब समग्र मांग का कॉन्सेप्ट क्या है, एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जो मांग होती है उसको समग्र मांग कहते हैं। उसे कुल मांग भी कह सकते हैं, समग्र मांग भी कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस यही है कि समग्र रूप से देखें तो समस्त मतलब पूरा, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखें तो केवल व्यक्तिक यानी कि किसी एक का। अब जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं तो हम जो आय का निर्धारण कर रहे हैं वह कौन सी आय है, राष्ट्रीय आय है, ना कि व्यक्तिगत आय। एक बात ये ध्यान में रखना है। इसके बाद ये जो मॉडल है ये अल्पकालीन मॉडल है। कौन सा मॉडल है, अल्पकालीन, यानी कि छोटे समय के लिए अल्पकालीन मॉडल, ठीक है। अल्पकालीन समय में आय का निर्धारण या आय का साम्य मॉडल, ठीक है। साम्य या संतुलन एक ही बात है, सभी शब्द जो हैं बार बार आ रहे हैं, तो इन शब्दों का कॉन्सेप्ट आप बैठा के रखिएगा माइंड में, ताकि आप किसी प्रकार से भी कंफ्यूज ना हो। चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साम्य पर। साम्य मतलब कि संतुलन का स्तर। अब संतुलन का स्तर क्या होता है भाई, देखिए आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये उसका मॉडल दिया है। तो निर्धारण कहां पर होगा कि आय कौन सी सही रहेगी ज्ञात करने के लिए, मतलब एक प्रकार से हम ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय कौन सी है, ठीक है, कौन सी है, इसके साथ साथ संतुलित कौन सी है। यहां पर कॉन्सेप्ट बिठाया गया है संतुलित आय का, संतुलन बिंदु का। तो संतुलन बिंदु कहां पर होगा, इसके लिए कीन्स क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर होता है जहां समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन को काटता है। अब समग्र मांग फलन क्या होती है, समग्र पूर्ति फलन क्या होता है, ये हम सभी पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ ग्राफ के द्वारा कीन्स के मॉडल को समझना है कि भाई कीन्स किस प्रकार से इसमें संतुलन बिठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जहां पर समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन को काट देगा वहीं पर संतुलन का स्तर होगा, आय का निर्धारण होगा। किस प्रकार से, देखिए हम कई ग्राफ इस प्रकार से देख चुके हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। जैसे कि यहां पर इन दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को काट दिया है। अब काट दिया है मतलब कि ये जो ग्राफ जिस भी डाटा से बने हैं
इस बिंदु पर दोनों ग्राफ का डाटा क्या हो रहा है, समान हो रहा है। ठीक है, समान डाटा है इसलिए ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक, तो बात किसकी हो रही है, समानता की, बराबरता की। तो यहां पर काटने का मतलब वो ही है कि जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगी, वहीं पर क्या हो जाएगा, आय का निर्धारण हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए हम इसे ग्राफ के द्वारा समझते हैं और इसमें क्या क्या आवश्यक है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसे दिखाने के लिए, उन चीज़ों की हम साथ में व्याख्या भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, समग्र पूर्ति। इसी से हम कर लेते हैं। तो पूर्ति का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। कहाँ पर, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाइए जो कॉन्सेप्ट आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में लगाया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हमने पूर्ति को समझा था तो क्या देखा था कि पूर्ति किस प्रकार से बढ़ती है, जब उत्पादक के लाभ अधिक होने लगते हैं तो वह अधिक पूर्ति कर देता है, और जब उसके लाभ कम होने लगते हैं तो वह पूर्ति घटाता जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और इसे हम प्रेजेंट कर देते हैं y = C + S, कंजप्शन प्लस सेविंग यानी बचत। ये हो जाएगी हमारी समग्र मांग, समग्र पूर्ति। ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना। अब क्या दिखाया है, तो इसका हम क्या कर लें, जो समीकरण हमने वहां पर लिखा है यहाँ पर भी हम लिख लें, क्योंकि ये चीज़ आवश्यक है। किस प्रकार से आवश्यक है, देखिए जो समीकरण हमें यहाँ पर आवश्यक लग रहे हैं उन समीकरणों को हम अलग से लिखते जाते हैं ताकि हम परीक्षा में भी लिखें तो हमें ध्यान में रहे। क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक अलग से टैब बना लें, इसको लिख लेते हैं आवश्यक समीकरण। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद देखिए हमारा पहला समीकरण कौन सा है, समग्र पूर्ति का। अब समग्र पूर्ति का समीकरण हमने ले लिया है क्या, y = C + S, और यही समीकरण क्या है हमारा, राष्ट्रीय आय भी है। ठीक है, राष्ट्रीय आय भी है। एक तो ये हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, मतलब ये राष्ट्रीय आय का यदि ग्राफ हमारा बन गया है तो इस पर हमें आय का निर्धारण करना है। अब देखिए आय तो ये पूरी होगी, लेकिन संतुलित आय कौन सी होगी, ये चीज इस मॉडल में बताई गई है। किसके द्वारा, कीन्स के द्वारा, कि संतुलित आय कौन सी होगी। देखिए आय तो हम ज्ञात कर सकते हैं, आय को ज्ञात करना हम पहले भी समझ चुके हैं। राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा हुआ था तो राष्ट्रीय आय किस प्रकार से निकालते हैं ये हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जिसमें हम क्या करते थे, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 3 विधियां पड़ी हुई हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। उन तीनों के द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। तो बाय को यदि हम यहां पर देखें तो ये क्या है, पिछला वाला जो पीछे हम पढ़ चुके हैं वहां पर यदि हम देखेंगे तो बाय इक्वल होगा किसके, टोटल एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर के मतलब कि कुल व्यय के। तो ये व्यय विधि के द्वारा क्या निकल आएगी, हमारी राष्ट्रीय आय भी हो जाएगी। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। अब देखिए क्या देखना है, समीकरण तो यही हमारी राष्ट्रीय आय भी हो गई है। इसके बाद राष्ट्रीय आय और समग्र पूर्ति, जब हम उत्पादन विधि के द्वारा देखेंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। और पूर्ति वक्र पर दिखा रहा है मतलब कि समग्र पूर्ति ले रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुल पूर्ति। उत्पादन विधि से यदि यहां पर देखें जो पूर्ति हो रही है यानी कि कुल उत्पादन हो रहा है, जितनी पूर्ति हो रही है कुल उत्पादन हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, वह राष्ट्रीय आय हो जाएगी उत्पादन विधि के द्वारा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद अब क्या देखना है, समग्र मांग फलन। अब समग्र मांग फलन जहां पर इसको काटेगा वहीं पर क्या होगा, संतुलन होगा। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। तो एक समग्र मांग फलन और बना लेते हैं। समग्र मांग फलन का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। यहां पर यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये समग्र मांग का वक्र हो गया। समग्र मांग का समीकरण क्या होता है, यदि हम समीकरण पर जाएं तो समग्र मांग का समीकरण हमने पहले निकाल चुके हैं। क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड यानी एडी इक्वल होता है C + I, ये निकाला हुआ है।
ये किसका है? समग्र मांग का समीकरण है। लेकिन जो यहाँ पर हम C प्लस आई दिखा रहे हैं, इसमें भी हम तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि जो कंजप्शन है, उपभोग है, उसका समीकरण अलग है। क्या समीकरण है उसका? उपभोग का समीकरण है C0 प्लस छोटा c बड़ा बाय, ये तो हो गया केवल c का मान। किसका मान? केवल c। और प्लस इसमें i करेंगे तो फिर समग्र मान का हमारा समीकरण क्या निकल के आएगा? ये यहां पर हमने ले लिया, ये निकल के आया है c छोटा सा एक जीरो। ये क्या दिखा रहे हैं हम? ये जीरो पर भी अभी हम चर्चा कर लेंगे कि ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, c प्लस छोटा c बड़ा बाय प्लस i। ठीक है, ये हो गया किसका समीकरण? समग्र मान का। पहले समीकरण को यहां लिख देते हैं, फिर इसके अंतर्गत जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनको हम समझ लेंगे। तो ये हो गया AD इक्वल टू C प्लस CY प्लस I0। ये समीकरण हो गया हमारा समग्र मान का। दो समीकरण यहां पर हो गए हैं। अब यहां से यदि हम देखें तो संतुलन हम यहां पर दिखा सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर होगा जहां पर समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन को काट रहा हो। तो इस बिंदु पर काट रहा है, तो यहां पर हम संतुलन दिखा सकते हैं। लेकिन इस पर चर्चा थोड़ी देर से करेंगे, हम पहले इसे समझ लें। समग्र मांग का जो समीकरण है, इसकी चर्चा पहली क्लास में भी हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार ये देख लें हम। यहां पर यदि हम देखें तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक C, उसके बाद छोटा सा जीरो, और प्लस में छोटा c बड़ा बाय, प्लस में i और शून्य। ये जो शून्य दिखाया है, ये हमने एक तथ्य को स्पष्ट करने के लिए दिखाया है। ठीक है, इस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जब आप किस में पढ़ोगे, अपना जो NCERT का पुस्तक है उसमें बार के द्वारा प्रेजेंट किया है। जैसे इसका जो फॉर्मूला लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, C के ऊपर बार प्लस CY प्लस i और i के ऊपर इस प्रकार से बार। तो प्रेजेंट हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हमने, यदि आप दूसरी किसी पुस्तक में पढ़ोगे तो जीरो के द्वारा दिखाया, तो हमने भी यहाँ पर जीरो के द्वारा ले लिया। ठीक, अब ये जो C0 है, जिसके ऊपर जैसे यहाँ पर बार लगा है, यहाँ पर हमने जीरो लगाया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वायत्त उपभोग। C और ये छोटे जीरो का मतलब क्या है? स्वायत्त उपभोग। अब स्वायत्त उपभोग होता क्या है? सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम, फिर भी आपको बता देते हैं कि स्वायत्त उपभोग वह उपभोग होता है जो आय के ना होने पर भी किया जाता है। आय के ना होने पर भी किया जाता है। ना होने पर मतलब कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है, जिससे कि हमें आय प्राप्त हो। यदि हमें आय प्राप्त नहीं हो रही है तो ऐसा तो नहीं होता कि हम उपभोग नहीं करते हैं, फिर भी हम कुछ वस्तुओं का उपभोग करते हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि भोजन हो गया, कपड़े हो गए, इनकी तो हमें आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास भले ही नौकरी ना हो, कोई काम ना हो, फिर भी इन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। तो इस प्रकार का जो खर्च होता है, इस प्रकार का जो उपभोग होता है, उसे बोलते हैं हम स्वायत्त उपभोग। इसके बाद ये छोटा सी और बड़ा बाय, ये क्या होता है? ये होता है प्रेरित उपभोग। कौन सा उपभोग? प्रेरित उपभोग। अब प्रेरित उपभोग क्या होता है? जो आय पर क्या रहता है? निर्भर रहता है, आय के साथ साथ बदलता रहता है। यदि आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे ही आय बढ़ने लगती है, आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग की जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है। जैसे कि यदि आप मान लीजिए पहले आप काम नहीं कर रहे थे, तो पहले जो आपका खर्च हो रहा था वो किस में आ रहा था? स्वायत्त उपभोग में। उसके बाद जब आपकी नौकरी लग जाती है, जॉब लग जाती है, आपको सैलरी मिलने लगती है, तो आप अपने जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि करने लगेंगे, अच्छा खाने लगेंगे, अच्छा कपड़ा पहनने लगेंगे। इसके बाद फिर आप गाड़ी की भी सोचेंगे, फिर मकान की भी सोचेंगे, 4 व्हीलर की भी सोचेंगे। तो ये सब क्या है? एक प्रकार से वृद्धि होती जा रही है, लेकिन किसके परिणाम स्वरूप? आय के परिणाम स्वरूप। यानी ये जो उपभोग होता है ये आय के द्वारा प्रेरित होता है कि आय बढ़ेगी तो हम कर सकते हैं। तो आय के द्वारा प्रेरित हो रहा है, मतलब कि ये है प्रेरित उपभोग। तो यदि हम कुल उपभोग देखें, जो हमने एग्रीगेट डिमांड में एक समीकरण लिया था C प्लस I, इसमें केवल C लिया है, तो C क्या दिखा रहा है? कुल उपभोग को दिखा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वायत्त उपभोग भी है और प्रेरित उपभोग भी है। ठीक है,
तो ये क्या कर लिया यहाँ पर। उसके बाद है ये स्वायत्त निवेश। अब देखिए जब दो क्षेत्रीय हम अर्थव्यवस्था ले रहे हैं तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हम और कहीं से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, दोनों क्षेत्र ले रहे हैं, केवल फर्में और परिवार। तो इसके अंतर्गत जो निवेश होता है, ठीक है, जो हमने आई के द्वारा प्रदर्शित किया है और जीरो भी लगा दिया है, तो ये स्वायत्त निवेश होगा। ठीक है, अब स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दोनों बराबर होंगे, तो चाहे तो आप स्वायत्त निवेश ले लो चाहे प्रेरित निवेश ले लो। तो यहाँ पर हमने स्वायत्त निवेश को ले लिया है। ये समीकरण समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समीकरण हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यदि 1 या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीन्स का आय निर्धारण मॉडल की व्याख्या कीजिए और नंबर बहुत कम रहे, तो वहाँ पर हमें अपने अनुसार लिखना है। यदि कम मार्क्स का है तो कम लिखना है, हम इतना लिखेंगे, 2 समीकरण देंगे और इसके द्वारा यहाँ पर इस बिंदु पर संतुलन दिखा देंगे। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मार्क्स का आता है, जैसे 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, इस प्रकार से आए, तो फिर हमें जो व्याख्या करनी है वो विस्तृत रूप में लिखनी पड़ेगी। तब वहाँ पर लिखा भी होगा कि इतने शब्दों में हमें आंसर देना है, 200 से 300 शब्दों में। ठीक है, तो अब ये तो हम समझ गए कि हम समग्र पूर्ति और समग्र मांग के द्वारा संतुलन दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज की और हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो चीज है उपभोग। तो उपभोग का समीकरण और हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब उपभोग का समीकरण क्या है? उपभोग का समीकरण जिस पर अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ये होता है C = C0 यानी स्वायत्त उपभोग प्लस छोटा c बड़ा बाय यानी कि प्रेरित उपभोग। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कंजप्शन का समीकरण हो जाएगा, यानी उपभोग का समीकरण हो जाएगा। इसे हम बाद में यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे जब हमें आवश्यकता होगी। अब देखिए हम चलते हैं किस पर। मॉडल क्या कह रहा है कीन्स का कि राष्ट्रीय आय का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन को काटता है। तो कहां पर काट रहा है? यहाँ पर यदि हम देखें तो ये ई बिंदु पर काट रहा है। किस बिंदु पर काट रहा है? ई बिंदु पर। और यदि ई से हम एक प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें, इसे हम मान लेते हैं बाय। तो ये क्या हो गया है? हमारा आय का निर्धारण हो गया है। किसका निर्धारण हो गया है? आय का संतुलन। ठीक है, इसे हम आय का संतुलन भी बोल सकते हैं, आय का निर्धारण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राष्ट्रीय आय या उत्पादन। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके बाद बाय अक्ष पर, ये तो हमारा एक्स अक्ष है और ये बाय अक्ष, बाय अक्ष पर हम समग्र मांग और पूर्ति दोनों को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम उपभोग भी दिखाएंगे। अब देखिए हमने ये चीज तो यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर संतुलन हो रहा है तो आय का निर्धारण यहीं पर होगा। लेकिन ग्राफ यदि देखें तो यहाँ तक क्या हो रही है? पूर्ति हो रही है। और यदि मांग देखें तो यहाँ तक मांग भी हो रही है। लेकिन संतुलन बिंदु बहुत पहले निर्धारित हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि हम यहाँ पर गौर करें कि भाई यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर 2 स्थितियां निकल के आती हैं। कौन सी स्थितियां निकल के आएंगी? देखिए यहाँ पर तो क्या हो गया है? संतुलन निर्धारण हो गया है। संतुलन हो गया है मतलब कि इस बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर है। ये तो क्या हो गया? संतुलन हो गया। अब यदि हमें इस चीज को और समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो हम जो उपभोग वाला समीकरण है उसको और इस ग्राफ पे दिखाएंगे। पहले ये बात और समझ लेना, आप इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि देखिए हमारा पूर्ति वक्र कहाँ से हो रहा है? 0 से हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट में पहले ही बता चुका हूं कि जिस प्रकार से हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ति को समझा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखना कि यदि लाभ 0 होगा तो पूर्ति भी 0 होगी। बिना लाभ के कोई वस्तु बेचेगा नहीं बेचेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये 0 से शुरू होगा। लेकिन समग्र मांग का देखिए, अब समग्र मांग का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आय के शून्य होने पर भी भाई उपभोग होता है। और समग्र मांग हम में क्या क्या शामिल कर रहे हैं? उपभोग प्लस निवेश, दोनों चीज शामिल कर रहे हैं। दोनों चीज शामिल कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, ये ग्राफ यहाँ से शुरू नहीं हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ है। मतलब कि आय शून्य होने पर भी उपभोग रहता है, तो वो उपभोग यहाँ पर हो रहा है। मान लीजिए ए बिंदु पर उपभोग हो रहा है।
ठीक है, इसलिए यहाँ से ये शुरू हुआ है। अब उपभोग का एक हम सेपरेट ग्राफ बनाएंगे, वो यहाँ से बना लेते हैं, और ये जो जाएगा ये इसके पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? समग्र मांग के ग्राफ के पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें उपभोग और निवेश दोनों है। अब निवेश इसमें से हटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? केवल उपभोग आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया है C = C0 + C बड़ा बाय। ये समीकरण है हमारा उपभोग का। अब इसके द्वारा हमें समझना क्या है? इसके द्वारा हमें ये समझना है कि इस बिंदु पर यदि आय का निर्धारण हो गया है, किस पर? ई बिंदु पर, तो बाकी जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, इस सिचुएशन में क्या होगा? हमें जो मान लीजिए पूर्ति हम ज़्यादा कर रहे हैं और आय का निर्धारण यहाँ पर हो गया, तो पूर्ति में कमी करनी पड़ेगी या वृद्धि करनी पड़ेगी? कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो हम संतुलन में आएंगे। यदि हम मान लीजिए संतुलन की स्थिति बनाकर नहीं चलेंगे, मान लीजिए हम उत्पादक हैं और उत्पादन कर रहे हैं करते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा माल यदि नहीं बिक रहा है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। अब यहाँ पर मांग कम हो गई है और पूर्ति बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में संतुलन कैसे स्थापित करें फिर? तो यहाँ पर ये सवाल उठना चाहिए। यदि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि हम जो आय का निर्धारण हो वो संतुलित हो जाए। आय का निर्धारण हो वो क्या हो जाए? संतुलित हो जाए। तो इस स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, मान लीजिए हम यहाँ पर संतुलन करते हैं, क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि संतुलन यहाँ बिठा दें। अब यहाँ संतुलन बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए यहाँ से हम एक प्रकार से ग्राफ एक ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ कर दिया और हम सोच रहे हैं कि आय के इस स्तर पर हमें क्या करना है? संतुलन दिखाना है। तो इस स्तर पर संतुलन दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पर मांग क्या है? कम है। पूर्ति क्या है? अधिक है। तो या तो पूर्ति को कम करना पड़ेगा या मांग को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए बाजार में हम मांग को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पूर्ति को कम कर सकते हैं। और यदि पूर्ति को कम करेंगे तो क्या कैसे होगा? पहले ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि यदि हम इस प्रकार से इन पॉइंटों को, जैसे ये पॉइंट होंगे, यदि हम पूरा इस प्रकार से ड्रॉ कर दें तो ये तो E1 हो गया, ये E है और ये E1। इन दोनों पॉइंटों को भी हम एक नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए A है और ये B है, ये A और ये B। अब बाय, इसको हम नाम दे दें बाय 1। बाय 1 से A तक यदि हम देखें तो क्या हो रहा है? उपभोग हो रहा है। क्या हो रहा है? उपभोग हो रहा है। ठीक है। और इस उपभोग को मिलाकर और निवेश को मिलाकर जो कुल मांग निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? बाय 1 से B तक निकल के आ रही है। मतलब कि यहां पर लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर लोग बचत कर रहे हैं। कौन सी बचत कर रहे हैं? देखिए यदि ये आय तो यहां तक दिखाई दे रही है, आय कहां तक दिखाई दे रही है? यहां तक, जहां पर हम निर्धारण करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर निर्धारण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि लोग यहां तक तो खर्च कर रहे हैं, यहां तक तो उपभोग कर रहे हैं, लेकिन बचत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, बचत ज्यादा हो रही है, मतलब उनकी आय यदि बढ़ी हुई है तो आय बढ़ने के साथ साथ वो बचत करने लगेंगे। ये जो प्रवृत्ति हो जाती है ये डेवलप हो जाती है। ये कैसे डेवलप होती है? देखिए जैसे ही हमारी आय बढ़ती है, इसका मतलब क्या होता है कि हम बचत करना सीख जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हमने ये खरीद लिया है, अब आगे चलकर हमें ये चीज़ खरीदनी है, तो इससे हम बचत करने लगते हैं। तो यहाँ पर मांग कम हो जाती है, मतलब आय तो बढ़ती है लेकिन मांग कम हो जाती है। तो यहाँ पर लोग इस बिंदु को यदि हम देखें तो ये क्या दिखा रहा है? बचत दिखा रहा है कि यहाँ पर बचत होने लगी। ठीक। अब यहाँ पर इसको देखें, यदि हम A से B तक देखें तो ये क्या दिखा रहा है? ये निवेश को दिखा रहा है। मतलब जो उत्पादक वर्ग है वो क्या कर सकता है? यहाँ तक निवेश करने के लिए प्रेरित हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यदि यहाँ तक प्रेरित हो रहा है, निवेश करके मांग तक कर रहा है, तो वो उत्पादन यहाँ तक कर रहा है, इसलिए तो आय बढ़ी है। क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी। मतलब आय यहाँ तक है, आय तो यहाँ तक है लेकिन मांग कम है।
क्योंकि लोग बचत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि उत्पादन अधिक कर दिया तो फिर इससे उत्पादकों की जो माल सूचियां हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। उनमें वृद्धि हो जाएगी मतलब कि स्टॉक मार्केट में अधिक हो जाएगा। लोगों के पास, जो उत्पादक वर्ग है उसके पास माल का उत्पादन तो ज़्यादा होगा लेकिन बिक्री कम होगी क्योंकि यहाँ पर मांग कम है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में संतुलन स्थापित करने के लिए जो उत्पादक वर्ग रहते हैं वो इसके द्वारा क्या निर्णय लेंगे कि हमें उत्पादन का स्तर और रोजगार के स्तर में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अब कमी किस प्रकार से होगी, देखिए जैसे ही उत्पादक वर्ग उत्पादन बंद कर देंगे, ये समझेंगे कि यहाँ पर उत्पादन हमारे पास स्टॉक है, पहले ये माल बिक जाए उसके बाद हम उत्पादन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में लोगों के रोजगार भी बंद हो जाएंगे, कम करेंगे, रोजगार बंद होंगे तो आय भी कम हो जाएगी। तो वापस से ये स्थिति कहाँ खिसक जाएगी, यहाँ पर। तो इस स्थिति में फिर से संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो जब अब दो स्थितियां यहाँ पर निकल के आती हैं। देखिए पहली स्थिति क्या है, जब समग्र पूर्ति अधिक है, किससे, ग्रेटर देन समग्र मांग से। ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, रोजगार के स्तर में कमी और उत्पादन में कमी, तो संतुलन हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या हो रही है, दूसरी स्थिति में यदि हम देखें तो समग्र मांग जो है वो समग्र पूर्ति से अधिक हो रही है। समग्र मांग ग्रेटर देन समग्र पूर्ति। यहां पर क्या हो रहा है, पूर्ति कम है। अब यहां पर देखिए ये है हमारा पूर्ति वक्र और ये है हमारा मांग वक्र। अब मांग वक्र जो है ऊपर है किससे, पूर्ति वक्र से। तो यदि हम ये सोचें कि यहाँ पर हमें आय का निर्धारण करना है, तो आय के निर्धारण करने के लिए इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, हम 1/2 करके दूसरी आय का निर्धारण करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, आय का निर्धारण करना है। यहाँ पर मांग अधिक है, तो मांग अधिक है मतलब कि बचत कम होगी। ठीक है, इनको हम पॉइंट कर देते हैं, इस पॉइंट को कर लेते हैं, मान लीजिए ये बी तक हो गया, ये सी, और इसको कर देते हैं डी, इसको कर दिया है डी, और ये कर लेते हैं हम E2। अब इस पे संतुलन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है और मांग ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में यदि जो उत्पादक वर्ग है वो ये देखे, यहाँ तक क्या कर सकते हैं, इतना निवेश करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं वो कि आप इतना निवेश करेंगे तो मांग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से यदि हम देखें 2 से सी बिंदु तक, तो यहाँ तक क्या हो रहा है, उपभोग हो रहा है। ये तो हो गया है उपभोग। इसके बाद सी से लेकर डी तक देखें तो इतनी छोटे एरिया में क्या हो रही है, बचत हो रही है, मतलब कि बचत कम हो रही है, लेकिन मांग जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रही है। मांग का एरिया क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि लोग कम बचत कर रहे हैं, मांग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, जो रोजगार का स्तर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा, जब हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन में वृद्धि करना है तो फिर ज़्यादा हमें लेबर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लेबर लगानी है तो फिर ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उन लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होने से जो मांग है वह यहाँ पर संतुलित हो जाएगी। दोनों तरफ से हमने समझ लिया, ये हो गया हमारे कीन्स का मॉडल। तो इसको आप इसी तरीके से समझेंगे तो बेस्ट रहेगा और इसी तरीके से हमें परीक्षा में लिखना है। अब देखिए अब क्या करना है, ये तो हमने समझ लिया ग्राफ के द्वारा कि ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से हमें प्रेजेंट करना है और उसकी किस प्रकार से व्याख्या करनी है, क्या क्या ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। इसके बाद बीजगणित के द्वारा भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि बीजगणितीय रीति के द्वारा संतुलन किस प्रकार से होगा। अब बीजगणितीय रीति क्या कहती है, जो समीकरण हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं उन समीकरणों को बराबर करके दिखाना है। बराबर किस प्रकार से करेंगे, अब मान लीजिए देखिए ये जो रीति है कौन सी है, बीजगणितीय रीति। ये सेपरेट भी पूछी जा सकती है परीक्षा में कि कीन्स का आय निर्धारण मॉडल का संतुलन दिखाइए बीजगणितीय विधि के द्वारा या बीजगणितीय रीति के द्वारा। तो हम किस प्रकार से दिखाएंगे, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारी समग्र पूर्ति
ये हो गया समग्र पूर्ति, यानी जिसे हम बाय से प्रेजेंट कर रहे हैं। और समग्र मांग के लिए हमने क्या दिखाया है, AD इक्वल टू C0 प्लस C बड़ा बाय प्लस I, ये हमने दिखाया है। अब ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, हमें बराबर दिखानी है। तो बराबर में हम लिखेंगे तो हमारी जो रीति है वो सॉल्व हो जाएगी, यानी कि हमारा जो समीकरण है वो इस बिंदु को दिखाएगा। इन दोनों में हमें बराबर दिखाना है, ये दोनों यदि बराबर हो जाते हैं तो वो इस बिंदु को प्रेजेंट करेंगे। इस बिंदु का जो मान होगा वो ही हमें समीकरण के द्वारा हल करके दिखाना है। कैसे दिखाना है, हम लिख लेंगे बाय इक्वल टू C0 प्लस छोटा c बड़ा बाय प्लस I और छोटा सा 0। अब ये समीकरण यदि आप कहें कि हम बाय इक्वल टू C0 प्लस मतलब ये समझ लें हम कि बाय इक्वल टू C प्लस I, यानी कि कंजप्शन प्लस निवेश इक्वल टू बाय होगा। अब ये बाय होगा कैसे, लेकिन यहाँ आप दोनों तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी बाय है और यहाँ पर भी बाय है, तो अभी ये बराबर है क्या, क्योंकि बाय का कुछ भाग यहाँ पर अभी सम्मिलित है, मतलब कि उपभोग जो है आय का हमारा कुछ भाग इस तरफ है, उसे इस तरफ लाएंगे तब जाके हमारा समीकरण संतुलित होगा। तब क्या करेंगे, मान लीजिए ये जो स्थिति है, ये जो बाय है इसको हम इस तरफ ले आते हैं, कौन सी तरफ, बाय की तरफ। तब क्या बन जाएगा, बाय अभी ये प्लस में है, यदि प्लस में है और इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ हम 10वीं क्लास में समझ चुके हैं, जब हम मैथ साथ में लेकर पढ़ते थे। तो मैथ में ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई चीज़ राइट हैंड साइड से यदि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो उसका जो साइन होता है वो बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि C छोटा बड़ा बाय। अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, C0 प्लस I0 के। अब ये दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों बराबर तो हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ का जो कंजप्शन था यानी उपभोग वाला भाग था वो कुछ इस तरफ भी आ गया है, उसे भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, हम दोनों जगह से बाय निकाल लें। अब दोनों जगह से जब बाय निकालेंगे तो अभी ये दोनों तरफ गुणा है, जब बाहर निकालेंगे तो हमें गुणा में दिखाना है। क्या करेंगे हम, अब मान लीजिए यहाँ से बाय हटाएंगे, यहाँ पर कोई दूसरा अंक नहीं है, मतलब कि 1 से गुणा हो रहा है, तो ए वाला हमारा हल हो गया। इसके बाद ये वाला माइनस ले लिया, अब ये C ले लिया और ये बाहर हम बाय बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी कि यदि हम इस कोष्टक के अंतर्गत कोष्टक के अंदर बाय का गुणा करेंगे तो ये वाली स्थिति निकल के आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें ये उस साइड भेजना है। क्यों भेजना है, क्योंकि हमें बाय के बराबर दिखाना है। ये जो हमने किया है ये बराबर दिखाना है, यानी कि C0 प्लस I0। अब बाय बराबर दिखाना है इसके, तो इसे उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो अभी यहाँ ये किस में है, गुणा में है, तो इस तरफ जाएगा तो ये किस में पहुँच जाएगा, फिर भाग में, तो ये इसके बटे में आ जाएगा 1 माइनस C। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण है ये पूरी तरीके से संतुलित हो गया है। तो बीज गणितीय विधि के द्वारा यदि हमें संतुलन दिखाना है तो वो इस प्रकार से दिखाना। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ तक हमने कीन्स का जो आय निर्धारण मॉडल है वो समझ लिया है। अब परीक्षा में यदि 200 या 300 शब्दों में लिखने के लिए आता है तो इसकी व्याख्या हमें इसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से यहाँ हमने समझ लिया है। क्या कि भाई जो कीन्स का आय निर्धारण का मॉडल है वो क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर होता है जहाँ पर समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन को काटता हो। ये चीज़ लिखेंगे। इसके बाद जो आवश्यक समीकरण है जो हम जिनके द्वारा संतुलन दिखा सकते हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखी। इसके बाद हमने ये ग्राफ बनाया। ग्राफ की जब हम व्याख्या करेंगे तब इन दो बिंदुओं की हम चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन से, कि जब दो स्थितियां यहाँ पर निकल के आएंगी, एक समग्र पूर्ति अधिक होगी समग्र मांग से, दूसरा समग्र मांग अधिक होगी समग्र पूर्ति से, तो दोनों स्थितियों में हमें क्या करना पड़ेगा इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार रिवाइज करके आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक व्याख्या करने के बाद बीज गणितीय रीति के द्वारा हम कीन्स के आय निर्धारण मॉडल को किस प्रकार से दिखा सकते हैं ये चीज़ भी हम वहाँ पर दिखा देंगे, तो हमारा आंसर फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यदि समझ में नहीं आया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है,
तो आप एक दो जहाँ पर समझ में नहीं आया है वहाँ रिवाइज करके ज़रूर देखें, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब बाकी की जो चर्चा है हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यदि एक साथ खाते हैं तो फिर पेट खराब हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं खाना है, उतना ही खाना है जितना हमें पच जाए, मतलब कि जितना हमें समझ में आ जाए उतना हम पढ़ लेंगे एक साथ, उसके बाद फिर बाद में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।